Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 3, Block 1, MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. First part में हमने history पढ़ी थी Organizational Development की. अब ये नया टॉपिक है Organizational Worldwide. नाम से ही जैसा पता चल रहा है ये वो चीज़ है जो ग्लोबली यूज़ की जा रही है. So इसका जिस्ट क्या है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है. सो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बोले या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड बोले एक ही चीज है. सो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अभी तक हमने सीखे हैं, ग्रोथ और सक्सेस के बारे में पढ़ा है, उन सबका हेड है या मैनेजर, मान लो मैनेजर है. मतलब अगर आपको ये पता है तो आपको इसके नीचे वाले सारे कैटेगरीज पता होंगे. सो ये वर्ल्ड क्लास नॉलेज रखता है. इसमें वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम वर्ल्ड क्लास नॉलेज होती है. हम एक्सपर्ट होते हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को आगे करना है, कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है. कोई भी इश्यूज या चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है किसी भी तरह के, चाहे किसी भी जगह का, ग्लोबली कहीं पे भी, किसी भी साइज की कंपनी का, सबको ये हैंडल कर सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, रिसर्चेस है. इसमें हम पेपर्स भी पब्लिश करते हैं, पेपर्स जर्नल्स भी निकालते हैं, सारी केस स्टडीज भी हमें मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी, पर्सन्स की भी मिलेगी एंड पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भी मिलेंगी. तो ये ऐसा चीज़ है जिससे हम सब कुछ सीख जाएंगे. सो ये करेगा कैसे, क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड? ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस को इस तरह से डिज़ाइन करता है, सर्विसेज को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हर तरह की हेल्प मिल जाती है, कैसे डेवलप होना है, कैसे ग्रो करना है. इसमें इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में 4 की एरियाज बताए हैं जिसको ये मेंटेन करता है. पहला ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो पूरी स्टडी करके बता देगा कि कहाँ ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा था पीछे से, जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये कंपनी, और आगे इसमें क्या किया जा सकता है और क्या क्या स्कोप है. देन न्यू प्रोडक्ट्स, टूल्स, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए भी ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड. देन ऑर्गेनाइजेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड पब्लिश भी करता है. तो अगर हम इसमें रिसर्च वाला सेक्शन देखें जहाँ पे एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, मतलब फर्स्ट 2 देखें, तो ये इनपुट फोकस्ड है. मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और इंफॉर्मेशन गैदर करके फीडबैक देगा कि भाई क्या, जैसे मैंने बताया कि पीछे से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जब से कंपनी बनी थी एंड अभी कंपनी क्या कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड देन उसके बारे में बताएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ घोटाला हो रहा है. एंड देन जो नीचे के ऑर्गेनाइजेशनल सर्विसेज एंड पब्लिशिंग है, इसमें ये आउटपुट फोकस्ड होता है, यानी कि ये वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस बताएगा कि अब क्या करें मेंबर्स के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी. सो जब ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च की हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, सो ये पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबके ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट करेगा. और इसका फोकस क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स बताए जाएं और एनालाइज करके रिजल्ट दिए जाएं जिससे कंपनी आगे और ग्रो कर सके, कंपनी का प्रोग्रेस हो. सो ये रिटन पेपर्स भी होंगे जब रिसर्च होगी और सब जगह इसको स्प्रेड भी किया जाएगा कंपनीज के. अगर ये ओवरऑल अपने प्राइवेट वे में करेगा तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर करेगा, और अगर एक कंपनी के लिए कर रहा है तो कंपनी को ही बताएगा, डिसेमिनेट करेगा कंपनी के अंदर. सो इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, केस स्टडीज पब्लिश होंगी, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होंगे. सो ये सारी चीज़ें पब्लिश होती हैं. वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कुछ ये भी बताया कि ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है. वैसे तो हम अभी तक यही समझ रहे थे कि कैसे हेल्प करती है, बट अगेन इन्होंने स्टेटमेंट वाइज दिया है कि ये हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशंस को ये क्रिएट करती है, जैसे कि प्रोग्राम्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ें यूजफुल है, क्या चीज़ क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं, उसके ऊपर ये काम करता है,
हेल्प करता है, एंड देन नॉलेज शेयर करता है, किस तरह के फोरम्स एंड पब्लिकेशंस हैं जो भेजी जा सकती है रिसर्च प्रैक्टिशनर्स को। एकेडमिक रिसर्चर्स हैं वो भी अपने फोरम्स में अपने पब्लिकेशंस भेजते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट के जो लोग हैं ये इसके ऊपर नॉलेज शेयरिंग का काम करते हैं। देन डेवलपमेंटल एसोसिएशंस बनेंगी इसमें, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आएंगे, और इसी तरह के अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो साथ में आएंगे। सो बेनिफिशियल होगा सबके लिए। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट प्लेस बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो कि हर एक कंपनी का प्रोडक्ट हर जगह पे मिल रहा है। आप कहीं पे भी पहुंच जाओ वर्ल्ड में, आपको कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज कॉमन मिल ही जाती हैं। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है वो तो आपको पता ही है क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, है ना। कुछ चीज़ें बाउंडेशंस कम हो गई हैं, पॉलिसीज अच्छी आ गई हैं, कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जो हम ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी, और हर कल्चर के तरीके की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सो लेकिन जब ग्लोबल मार्केट प्लेस में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कंपटीशन का प्रेशर भी बढ़ जाता है, कंपनीज में प्रेशर बहुत होता है लोगों के ऊपर काम का। देन ट्रेड बैरियर्स बहुत कम हो गए हैं, ये इस वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। देन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है। सो अब हमारे को कोई बैरियर नहीं है एक्सेप्ट कि वो ट्रैवल टाइम लगता है अभी भी, लेकिन बाकी चीज़ों में हमें बेनिफिट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मैनेजरियल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, उनको चैलेंजिंग लगता है इन चीज़ों का हैंडल करना। देन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी चूज करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज चूज करनी चाहिए, सो दैट कल्चर एंड जोग्राफिकल लोकेशंस कोई भी हो वहाँ वो ऑपरेट कर सके। गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट जैसी भी हो, डाइवर्स होती है ऑफ कोर्स, तो उसके अंडर भी वो अडेप्ट कर सके। तो आजकल जो पॉलिसीज आ गई है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज आ गई है, जो प्रोसीजर्स आ गए हैं वो लोकल कंडीशंस जैसी है, उनके अलावा बाहर अगर आप जाओगे तो बाहर दूसरी लोकल कंडीशंस मिलेंगी। सो उसमें भी वो अडेप्ट कर सके, इसके ऊपर भी वर्क करना पड़ जाता है मैनेजर्स को। देन सारे जितने ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना नेशन वाइज, जहाँ पे भी हो, कहाँ पे कौन सी हाई डिमांड चल रही है उसको फुलफिल करना, और जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम है उसकी डिमांड बढ़ रही है। देन तो इसमें और मैनेजरियल स्किल एंड नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। तो ये इतना सारी चीज़ें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कौन हैंडल करेगा? वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये हैंडल करेगा ये सारी चीज़ें, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी लगाया जा सकता है। मल्टीपल जोग्राफिक एंड कल्चर बाउंड्रीज के क्रॉस लगाया जा सकता है। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो हम अब तक पढ़ रहे थे उससे कई गुना बड़ी चीज़ हम समझ रहे हैं आज। नाउ डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस को हम 3 की फैसेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट वाइज दिया है, नंबर नहीं डाले बट साइड में स्पेलिंग में इन्होंने 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लिखा है। सो जो फर्स्ट आपके ऐसा जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो आप किस चीज़ को कंसीडर करते हो, आप किसको बोलोगे कि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है? नंबर 1, इनकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी वो एक से ज़्यादा कंट्री में आपको मिलेगी। इनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा उन कंट्रीज में, और इनकी जैसे जब भी ये इन्वेस्ट करेंगे या कंपनी खोलेंगे किसी कंट्री में तो इनको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे वैरायटी ऑफ डिमांड्स। उस हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट की, और टैरिफ्स वहाँ पे अलग अलग होंगे, जो टैक्सेस लगते हैं वो अलग होगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉज अलग होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग होंगे, है ना। सो इन सब के ऊपर वो कंपनी वर्क कर रही होगी। सेकंड, जो भी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया है और फंक्शनल कंसर्न्स जो हैं, जैसे कि डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल इश्यूज जो आते हैं कि कितनी दूर है वो कंट्री, टाइम कितना लगेगा, कल्चर वहाँ का कैसा है, इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा कंपनी को। और जो भी वर्ल्ड वाइड फर्म्स हैं वो इसके ऊपर काम करती हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है अमेरिकन टोबैको कंपनी का, जहाँ पे उनको टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, मॉरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज फेस कर जाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये टोबैको कंपनी है तो ये सिगरेट बनाती है। यानी कि अब लो डेवलप्ड कंट्री, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हो गई उसमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि
कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिगरेट को, और ग्लोबल स्केल में अगर वो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स पे इस कंपनी को वर्क करना पड़ेगा। अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे और उसको ट्रांसपोर्ट का कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल को पहुंचने में। देन वहाँ के लोग इसके बारे में सिगरेट स्मोकिंग को कैसे समझते हैं, इज इट वेलकमिंग एक्ट और नॉट नॉन वेलकमिंग एक्ट, है ना। तो कई जगह पे अच्छा नहीं मानते, कई जगह पे पीपल आर न्यूट्रल, पीपल जज नहीं करते हैं, है ना। सो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो भी वर्ल्ड वाइड कंपनीज होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज करती हैं अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज। सो बहुत सारे लोगों को उन्हें रखना पड़ता है वहाँ पे। जो वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर से आके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगेन दूसरी कंट्री में है तो दूसरी कंट्री के लोग ज़्यादा उस कंपनी में होंगे काम एम्प्लॉयज़। उसी जिस कंट्री की वो कंपनी है वहाँ से कितने लोगों को उठा के लेके जाओगे, नहीं हो सकता पॉसिबल, तो वहीं के लोकल लोगों को ही हायर किया जाता है। सो बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है सो दैट कंपनी का जो गोल है और जो उसकी इमेज है वो मेंटेन रहे या सपोर्टेड रहे वहाँ के एम्प्लॉयज़ के थ्रू। तो कंपनी को हमेशा ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को इस तरह से अडेप्ट करना पड़ता है जो वहाँ के कल्चर में फिट हो जाए और जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसको वो एकम्प्लिश कर सके। सो इस पर्पस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो करना पड़ता है मैनेजर्स को, वो ऐसे एग्जीक्यूट को सिलेक्ट करना पड़ता है जो फॉरेन ऑपरेशंस को हेड कर सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसी कंपनीज में। नाउ वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, हमें जब भी कंपनी को रन करना होता है तो हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, और कंपनीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस होते हैं। तो जो की पॉइंट है उस जब भी हम वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसमें प्रोडक्ट किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाएगा, ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कैसे सेट की जाएंगी, किस तरह के लोगों को हायर किया जाएगा, ये सब स्ट्रेटजी के अंदर आता है। तो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किस तरह का ओरिएंटेशन होगा वो भी कंपनी को डिसाइड करना होता है। तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो कभी भी कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज को देती हैं अपनी कंट्री के अलावा, तो उसमें उनका जो ऑपरेशन है वो सेंट्रलाइज्ड होगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो उनका मैटर होता है जो उनको डिसाइड करना होगा। देन कैसे लोग हायर किए जाएंगे, वहीं के लोकल लोग हायर किए जाएंगे या यहाँ से भेजे जाएंगे, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, या यहाँ के लोग जो वहाँ शिफ्ट हो गए उनको हायर करना होगा। ये चीज़ें भी स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाती हैं। तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करती हैं, जिसको टेबुलर फॉर्म में दिया है, अभी मैं टेबल बताऊंगी। 3 स्ट्रैटेजीज कौन सी है स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशंस? नंबर 1 ग्लोबल, नंबर 2 मल्टीनेशनल एंड नंबर 3 ट्रांसनेशनल। ये 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशंस है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ मेंशन किया हुआ है उसी को ही टेबल में इन्होंने दिया है, और यहाँ पे फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। जैसे ग्लोबल ओरिएंटेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसको समझने से पहले मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँगी। हर एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में जिन पॉइंट्स पे हम समझेंगे इनको, वो कौन कौन से हैं। स्पेसिफिक मार्केट को समझना पड़ेगा हमें, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कैसी है, और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसको दिमाग में रखते हुए ही हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का अपना मैटर होता है, लेकिन कंपनी किस मैटर को ध्यान में रखती है, इन 3 चीज़ों को, कि उनका मार्केट कौन सा है, कौन सी टेक्नोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ग्लोबल ओरिएंटेशन की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की होती है, मतलब कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे ये, और सब जगह सेम प्रोडक्ट को भेजेंगे। सो अगर ऐसा है तो इसमें पैसे का ज़्यादा खेला नहीं है, मतलब कि इनको क्वालिटी पर वर्क नहीं करना पड़ता, क्वालिटी एक जैसी ही ये सब जगह भेज रहे हैं। सो फिर इनको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा वो हमें सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे वो बड़ी साइज़ के होने चाहिए, एंड नंबर चाहे कम हो, क्योंकि काम तो वही हो रहा है। सो एक जगह पे बहुत सारा प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा बेटर है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या क्या इस तरह के जो ग्लोबल ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं, वो इक्विपमेंट कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, कंप्यूटर्स, टायर्स, कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के ओरिएंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें ये एक स्पेशल फीचर यही होता है कि इसमें पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसा एक ही मिलेगा सब जगह से,
और स्पेशल फीचर्स जो होंगे सर्विसेज के वो भी एक जैसे ही होंगे सब जहाँ पे भी वो पहुँचाना चाहते हैं सामान को. सो इन्होंने इसीलिए एग्जांपल दिया, जैसे कंप्यूटर हो गया, टायर हो गया, कंटेनर हो गया, अब कहीं से भी लो सबकी क्वालिटी एक जैसी हो गई. फ़ोन हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए. ये ओरिएंटेशन में एफिशिएंसी पे वर्क किया जाता है, कितना एफिशिएंट है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप पूरा कर रहे हो. डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ उसको बैलेंस करना इनका मेन गोल होता है जब हम ग्लोबल ओरिएंटेशन की बात करते हैं. तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी को गेन करना पड़ता है इनको. कैसे? जब वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, उनके जो सेंटर्स होंगे जैसे मैंने बताया बड़े होंगे लेकिन कम होंगे काउंट में. मैनेजरियल एफिशिएंसी को कैसे वो करेंगे? सेंट्रलाइज्ड होती हैं मैनेजरियल, मतलब मैनेजर्स का जो मैनेजर्स होंगे वो सेंट्रलाइज्ड होंगे, सेंट्रली कंट्रोल करेंगे. प्रोडक्ट डिज़ाइन को ये कंट्रोल करेंगे जो सेंट्रलाइज्ड होंगे. मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ये सारे डिसीजन मैनेजरियल सेंट्रलाइज्ड वे में होगा. टाइट कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है जितनी भी फंक्शनल यूनिट की वो पास पास रखी जाएगी. फंक्शनल यूनिट्स क्या हो गई? कहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ मार्केटिंग हो रही है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. इनको पास पास ही रखा जाएगा, इनको ज़्यादा दूर दूर नहीं भेजा जाएगा. एंड एक कंट्रोल सिस्टम होगा जो ये बैलेंस करेगा कि इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन ये सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं. सो इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे जापानीज फर्म है होंडा की, सोनी की, ये सब टीवी ये सारी चीज़ें बनाते हैं. तो आप कहीं से भी खरीदो इनकी क्वालिटी सेम मिलेगी, लेकिन ये इंश्योर करते हैं कि इनका सारी यूनिट्स एक साथ पास पास में ही हो. ये हर अलग अलग दूर दूर पे ये सेंटर्स नहीं रखेंगे कि बॉडी कहीं और बन रही है, उसका सॉफ्टवेयर कहीं और बन रहा है, ये नहीं होगा. एक ही जगह पे बनाएंगे एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी हो गई इनकी, ग्लोबल ओरिएंटेशन की स्ट्रैटेजी. तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये इनमें ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड होगा. जो प्रेसिडेंट होगा वो हर एक प्रोडक्ट ग्रुप को हैंडल करेगा. मतलब जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, प्रोडक्ट प्रेसिडेंट होगा. क्योंकि हमें सपोज एक चीज़ बनाने के लिए, सपोज कार की बात कर लेते हैं, कार की बॉडी एक सेंटर हो गया, कार के इंजन को बनाने का एक सेंटर हो गया, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है वो बनाने का एक सेंटर हो गया, उसका टायर बनाने का एक सेंटर हो गया. सपोज हम ये 4 सेंटर्स की बात करते हैं, उनके सबके एक एक हेड होंगे जिसको हम प्रोडक्ट प्रेसिडेंट बोलेंगे. अब ये जो हर एक के हेड है प्रोडक्ट प्रेसिडेंट, ये जाके सीईओ को मतलब जो प्रेसिडेंट है कंपनी का उसको रिपोर्ट करेंगे. और जो ये प्रोडक्ट प्रेसिडेंट है उनकी फिर एक स्टाफ होगा, मतलब उसको ये लोग खुद कंट्रोल करेंगे. सो इस तरह से इनका काम होता है ग्लोबल ओरिएंटेशन वाले में. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अगर बात करें तो ये बहुत फॉर्मल लोकल यूनिट्स के साथ कंट्रोल में रहते हैं. लोकल यूनिट्स से ही सेल करवाते हैं, कॉस्ट ये सब डाटा को ये सारे प्रोडक्ट प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करता है. मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसमें नहीं होता है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी की बात करें तो ये इंटीग्रेट करते हैं वहीं के लोगों के साथ. तो एथनोसेंट्रिक सिलेक्शन होता है, स्टाफिंग प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करते हैं, यानी कि हर एक जगह पे जो मैनेजर्स बैठेंगे ना वो उसी कंट्री के होंगे. एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है जैसे सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, अब वो ग्लोबलाइज तो हो गई, मतलब उसके सेंटर्स जगह जगह पे तो पहुंच गए जहाँ पे वो सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन जगहों पर जो बैठे हुए हेड होंगे ना वो इंडिया के ही होंगे, चाहे वो अमेरिका में सेंटर है. हो सकता है वो इंडियन वहाँ रहता ही हो, वहीं का ही सिटीजनशिप ले ली हो, लेकिन वो उसकी एथेनिसिटी जो होगी वो इंडियन होगी. तो इस तरह का प्रिंसिपल को ये लोग फॉलो करते हैं सो दैट एक जेन्यूनिटी बनी रहे, जहाँ पे उसको थोड़ा सा रहे कि हाँ ये मेरे देश का सामान है, तो वो बेईमानी नहीं करता है. सो इस तरह का ये ध्यान रखते हैं. फिर इन्होंने बोला है कि जो होस्ट कंट्री नेशनल्स होते हैं वो जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं ना, कंप्लाई करते हैं कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग को जो भी सीईओ ने बोला उसकी बात को ये मानेंगे जो मैनेजर्स होंगे. तो मैनेजरियल जॉब के लिए जनरली ये एथनोसेंट्रिक पॉलिसीज को फॉलो करते हैं. नाउ जो ये भी मैंने और जो जितना भी कंपनी सीईओ डिसाइड करेगा उसको ये फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो चीटिंग का डर खत्म हो जाता है. ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस जो होते हैं जब भी हम यूज़ करते हैं इसमें, तो हमारे जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में वहाँ पे और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, जैसे कि करियर प्लानिंग, रोल क्लैरिफिकेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन वर्क
वर्क करता है. सो इस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एफिशिएंसी है वो हाई लेवल तक पहुंचा पाता है. ज़्यादा एफिकेसी रहती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर. क्लैरिफाइड रोल होते हैं. सो यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें टीम बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जाता है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन वो ढंग से ले सके, उसकी क्वालिटी सही हो, उसके ऊपर वर्क किया जाता है. तो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में ज़्यादा अच्छी होती है. सो जो जितने भी ग्रुप्स हैं वो इस पर डिपेंड होते हैं सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ क्या हैं. सो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंटर से लिए जाते हैं एंड फिर उसको स्प्रेड किया जाता है. सो इसको कोऑर्डिनेशन से फिर ये सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वर्क करते हैं इसके ऊपर. करियर प्लानिंग की बात करें तो मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने करियर के बारे में सोचता है. तो यहाँ पे जितने भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे होते हैं होम कंट्री के होते हैं. सो वो सीनियर मैनेजमेंट तक किस तरह से पहुँचेंगे, कौन कौन से एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, कौन कौन से असाइनमेंट नेसेसरी है क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें उनको गाइड की जाती हैं. नाउ हम 3 ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस है, वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस, उनको इस टेबल के फॉर्म में समझेंगे. इस टेबल में हमें ये तीनों का डिफरेंशिएशन बताया है. तो वो 3 वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन क्या है? ग्लोबल, मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल. तो जब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. प्रोडक्ट्स एक जैसे ही मिलेंगे, किसी भी कंट्री से जाके आप बाय कर लो. गोल ऑफ एफिशिएंसी थ्रू वॉल्यूम. इनकी एफिशिएंसी कैसे ये दिखाते हैं अपनी कि इनका बहुत सारा सामान रहता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करते हैं. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक सीईओ है जो सबको सुपरवाइज कर रहा है एंड देन उसके सबऑर्डिनेट होंगे. देन ये बैलेंस्ड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे लेवल्स नहीं होते हैं, हर एक ब्रांच का एक एक हेड होता है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत कम लेवल्स हैं. देन गोल्ड प्रोडक्ट डिवीजन्स होते हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट डिवीजन्स होते हैं, मतलब ग्लोबली हर एक प्रोडक्ट का डिवीजन आपको दिखाई दे जाएगा. जैसे मैंने बताया था टायर का अलग और ये सब इस तरह से. देन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसी होगी? फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगी, जैसे इन्फॉर्म करते हैं एक नॉर्मल बिजनेस में. ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एथनोसेंट्रिक सिलेक्शन होता है, मतलब कि अपनी ही कंट्री के लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं को ही हेड बनाया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन कैसा होता है? करियर प्लानिंग, रोल क्लैरिफिकेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इनके ऊपर ये वर्क करते हैं. जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन की बात आती है तो इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है. ना मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन की बात करें तो ये टेलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जिस कंट्री में जैसा कल्चर है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी नीड है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. गोल्स ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिवनेस, जैसे लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोडक्ट को लेकर वैसा ही ये प्रोडक्ट बना के देंगे और ये स्पेशलाइज्ड करेंगे, वहाँ के लोगों के हिसाब से स्पेशलाइज करेंगे उस प्रोडक्ट को. नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि उन्होंने पावर एक मेन पर्सन के पास नहीं है, इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक सेंटर में. जिस सेंटर में वो खुला हुआ है वहीं के ही हेड के पास पावर है. जैसे कि सपोज इंडिया में सेंटर है, अमेरिका में सेंटर है, साउथ अफ्रीका में सेंटर है, तो हर एक जहाँ जहाँ उनके सेंटर है वहाँ का हेड के ऊपर पूरा हक होता है कि वो क्या डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए. सो एज सच डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, यानी कि जब प्लानिंग की जाएगी तो वो सेंट्रलाइज्ड होगी, मतलब एक जो सीईओ है वो प्लान करेगा, वही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वही प्लानिंग को सब जगह कैरी आउट किया जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंटर के जो हेड है वो आगे क्या फिर हैंडल करेंगे. नाउ ग्लोबल जोग्राफिक डिविजन्स, और इनके जोग्राफिक डिविजन्स होंगे, मतलब अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट का अलग, देन एशियन का अलग, इस तरह से इनका डिवीजन होगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होगा? प्रॉफिट सेंटर्स होगा, प्रॉफिट के बेसिस पे. हाँ, ये सिर्फ ये देखेंगे कि प्रॉफिट हमें किस तरीके से हो रहा है, जिस स्ट्रैटेजी से इनको प्रॉफिट होगा वो उसी तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैरी करेंगे, मतलब जो डाटा सेल हुआ, सेल के बेसिस पे रिवार्ड दिया जाएगा, इस तरह का इनका प्रिंसिपल फॉलो होगा. जिसने जितना सेल किया उसके हिसाब से वहाँ पे
ऑब्वियसली उस सेंटर में प्रॉफिट हुआ, तो जिस सेंटर में प्रॉफिट हुआ उन लोगों को ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि कैसे ये काम हो रहा है, क्योंकि उस कल्चर के लोगों को जानना तो मुश्किल काम है, क्योंकि वहीं के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि वहाँ के सेंटर के लोग हमें कितना प्रॉफिट दे रहे हैं उसके बेसिस पे फिर उनको रिवार्ड सिस्टम दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन कल्चर समझो ना समझो, लेकिन ये चीज़ तो समझ में आ ही जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो रीजियो सेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक सिलेक्शन के बेसिस में होता है। रीजियो सेंट्रिक का मतलब होता है उस पर्टिकुलर रीजन के एक बंदे को ही सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को पहचानता है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर के लोग वहाँ पे होंगे, और ये भी काम ये करते हैं कि किसी वहीं के ही सेंटर के को ये काम दे देते हैं करने के लिए, और क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को समझता है तो वो अच्छे से निभा लेगा वो काम इस तरह से। नाउ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन यहाँ क्या लगता है, इंटर ग्रुप रिलेशंस पे वर्क किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में काम करने जा रहे हो तो आपको वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए। तो वहाँ के लोगों को जो किस तरह से बात करनी है, कौन सी चीज़ इन है कौन सी आउट है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लोकल मैनेजमेंट टीम बिल्डिंग की जाती है, तो वहाँ पे लोकल मैनेजमेंट जो है और वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग वहाँ के काम कर रहे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, रिवार्ड सिस्टम पे काम किया जाता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के ऊपर काम किया जाता है कि किस तरह से मैनेज किया जाए। ट्रांसनेशनल के बारे में बात करें तो ये टेलर्ड होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये एक बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं या डील करते हैं, और उस कंट्री में जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो चीज़ बना देते हैं। जैसे कहीं पे ज़्यादा वेदर ख़राब है, सपोज कोई कपड़े का टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल कंपनी है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो क्लोथ्स जो बनाएंगे वो लिनन जैसे ऐसे पतले कॉटन जैसे इस तरह के कपड़े होने चाहिए जो स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली है। सो उस तरह के प्रोडक्ट्स, टेलर्ड प्रोडक्ट्स होंगे उनके, जब वो जहाँ पे जो चीज़ चलती है उस हिसाब से बनाते हैं। देन गोल्स ऑफ लर्निंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस थ्रू इंटीग्रेशन, और इनका मेन गोल यही होता है कि ये रेस्पॉन्सिवनेस को देखते हुए लर्न भी करेंगे एंड रेस्पॉन्सिवनेस, इन दोनों को इंटीग्रेट करके इनका गोल बनता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, आप डू एंड लर्न, इस तरह की स्ट्रेटेजी। डिसेंट्रलाइज्ड है, अगेन डिसेंट्रलाइज्ड मैंने बताई था, अलग अलग सेंटर्स होते हैं, उनके अपने अपने हेड होते हैं। वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल मैट्रिक्स और नेटवर्क के थ्रू इनका कोऑर्डिनेशन होता है, नेटवर्किंग के थ्रू। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो सबटल है, क्लान ओरिएंटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे जिस जगह पे वो ऑफिस खुला है उस पर्टिकुलर क्लान के लोग ही उसको संभालेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उस चीज़ को संभालेंगे, ये सिर्फ उसको ठेका दे देंगे। जियो सेंट्रिक सिलेक्शन है, अब उस पर्टिकुलर जोग्राफी के जैसे लोग हैं वहीं के लोग वहीं के लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रोटेशन कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर बात, सिलेक्शन एंड रोटेशन कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि अगेन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ उनका प्रोडक्ट जा रहा है कि वहाँ के कल्चर कैसा है, वहाँ की स्ट्रैटेजीज कैसी हैं। इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स होती हैं, ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप्स होती हैं। देन कॉरपोरेट बिल्डिंग कॉरपोरेट विजन, तो कॉरपोरेट को आगे क्या करना है, मेन एम क्या है, उसको फॉलो करते हुए ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ये एग्जाम में आ सकती है। मल्टीनेशनल ओरिएंटेशन का यहाँ पे पैराग्राफ में भी दिया है, सो इसको भी समझ लेते हैं। इसको टेबल में भी अभी मैंने बताया था, डिसेंट्रलाइज्ड होता है ये, इसका एम्फेसिस ग्लोबल डिवीजन स्ट्रक्चर है ये। सो इसमें हर एक रीजन और जो कंट्री होती है वो एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इसकी ऑटोनॉमी होती है, मतलब ये अपने हिसाब से चलाता है, सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं वो अलग अलग होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के सामान आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये लूजली कोऑर्डिनेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ऑपरेशनल डिसीजंस हो गए जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड होंगे और लोकल लेवल पे ज़रूर टाइटली इंटीग्रेटेड होंगे। मतलब ये चीज़ें जब लोकल एरिया में चल रही होंगी, लोकल एरिया मतलब कि सपोज अमेरिका में एक ब्रांच है, कहीं और ब्रांच है चाइना में है, तो अब उन ब्रांचेस में ये सब टाइटली चल रहा होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन
सेंटर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये मतलब है। तो वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। प्लानिंग एक्टिविटीज सेंट्रलाइज्ड होती है कि किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहता है, वो मेन हेडक्वार्टर ही तय करेगा। रिसोर्स एलोकेशन को मेन हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा। फिर टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं वो कौन सी लगानी है वो भी हेडक्वार्टर ही डिसाइड करेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करेगा लोकल सब्सिडियरीज, मतलब जहाँ के लोकल जो कंपनीज है ना उनसे एसोसिएट करके अपने सामान को बेचने का कोशिश करेगा, सो दैट अपना वहाँ पे इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। जो वहाँ के लोग होंगे, मल्टीनेशनल फर्म्स जो हैं वो वहाँ के लोगों को हायर कर लेगी पॉलीसेंट्रिक एंड रीजियो सेंट्रिक पर्सनल पॉलिसीज के थ्रू, क्योंकि फर्म्स ये बिलीव करती हैं कि जो होस्ट कंट्री नेशनल्स होते हैं ना वो वहाँ के कल्चर को अच्छे से समझते हैं, और वहाँ पे उस पोजीशन में अगर वहीं के लोकल सिटीजन अपॉइंट किए जाएंगे तो वो अपना खुद का स्टाफ डिसाइड कर सकते हैं कि किनके साथ काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड्स हैं उनको वो हैंडल कर पाएंगे, मार्केट अच्छे से कर पाएंगे सब्सिडियरीज के थ्रू। सो इस तरह से कस्टमाइज किए जाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पॉलीसेंट्रिक एंड रीजियोसेंट्रिक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया। पॉलीसेंट्रिक सिलेक्शन पॉलिसी क्या होती है कि सब्सिडियरी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ओनली वन कंट्री, और रीजियो सेंट्रिक की बात करें तो इसमें की पोजीशंस जो है वो रीजनल सिटीजन्स ही फिल करते हैं। सो पॉलीसेंट्रिक में सेंटर बहुत सारे हैं लेकिन वो एक ही कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा जो भी वहाँ पे बैठेगा उन सेंटर्स में। रीजियो सेंट्रिक में उसी रीजन के लोग वहाँ पे बैठेंगे उस पोजीशन में। सो जब भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं डिफरेंट रीजन्स या कंट्रीज में उसके इंटरवेंशन की, सो उनके कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे। सो इंटरग्रुप रिलेशंस ट्रेनिंग, लोकल मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट सिलेक्शन, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, रिवार्ड सिस्टम, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। पॉलीसेंट्रिक सिलेक्शन पॉलिसीज के बारे में बात करें तो ये मैनेजमेंट टीम्स को प्रोड्यूस करती हैं जो डिफरेंट कल्चर्स के साथ डील कर सकती हैं। ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं जिसमें सब्सिडियरी भी पार्टिसिपेट कर सकती है और समझ सकती हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करना है, तो टीम बिल्डिंग में इजी रह जाता है डिफरेंट कल्चर्स को जब वो समझते हैं। इंटरग्रुप इंटरवेंशंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटरग्रुप इंटरवेंशंस क्यों लगाए जाते हैं कि सो दैट ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है लोकल सब्सिडियरीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो सही बनी रहे और मल्टीनेशनल कंपनीज में आउटपुट हमारे को मिले। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं कुछ ट्रेनिंग्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अप्रिसिएशन के लिए। स्मूथ पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप पे फोकस करते हुए प्रॉफिट सेंटर कंट्रोल सिस्टम पे वर्क करते हैं सो दैट वो मॉनिटर कर सके एंड मेजर कर सके कि सब्सिडियरी कितने इफेक्टिवली वर्क कर रही है। मैनेजरियल सिलेक्शन भी एक और फैक्टर है जो उस पर वर्क करना पड़ता है। लोकल एंड रीजनल सब्सिडियरीज के लिए किस तरह के मैनेजर्स हमें चाहिए जो टेक्निकली तो कॉम्पिटेंट हो ही, मैनेजर पर्सपेक्टिव में भी कॉम्पिटेंट हो और इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस भी उनमें हो, इस पे हम वर्क करते हैं। देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जो क्रॉस कल्चर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। टिपिकली उसमें लैंग्वेज कल्चर अवेयरनेस और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, और जो मैनेजर्स और स्टाफ्स होते हैं ना सब्सिडियरी के और कॉर्पोरेट ऑफिस के, उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन बेटर किया जाए डिफरेंट एरियाज़ में, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। रिवार्ड सिस्टम की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल सिस्टम एंड रिवार्ड को हम एक साथ अलाइन कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है, राइट। सो उसी के हिसाब से फिर कंपेंसेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 033। आई होप आपको ये यूनिट का थोड़ा सा फ्रेमवर्क पता चल गया होगा, बट सेल्फ स्टडी इज मस्ट। प्लीज डू नॉट स्किप सेल्फ स्टडी। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my video with rest of the students. And do not forget to press the notification bell. Bye bye.